हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने देखा इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, किस टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं प्लेन मिरर में। तो सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस किया अपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, जो पहला वीडियो था इस चैप्टर का उसके फर्स्ट पार्ट में। तो हम देखिए अब इस लाइट चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, वो सारी चीजें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो किसी ना किसी स्फेरिकल ग्लास से कट किए गए हों। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज स्फेरिकल मिरर क्या हुए कि सपोज एक कोई स्फेयर रहा, इसका हमने कोई हिस्सा कट कर लिया, लेट से ये वाला या ये वाला। तो और इससे बना क्या, लेट से अगर हमने ये वाला हिस्सा कट किया तो ये कुछ मिरर इस तरीके का बना, और अगर हमने इस वाले हिस्से को कट किया तो ये जो सरफेस हुई कुछ इस तरीके से बनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने सपोज इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये एक तरीके का मिरर बन गया जिसमें रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस से होगा। और अगर हमने इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इस तरीके से जो इस वाली साइड है वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। तो इन मिरर्स को क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर, जो किसी ना किसी स्फेयर से कट किए गए हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर्स। और इन्हीं को दो नाम दे दिया गया। इस वाले को कहा गया कॉनकेव मिरर, इसको नाम दिया गया कॉनकेव मिरर, और इसको नाम दिया गया कॉन्वेक्स मिरर। आई होप ये चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी कि सबसे पहले तो ये स्फेरिकल मिरर होते क्या है, और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने जो नाम दे दिया है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ की है, इनसाइड है तो वो कॉनकेव मिरर है, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है तो उसको हमने नाम दे दिया कॉन्वेक्स मिरर। तो ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, और इसके दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब देखते हैं कि इनकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ इनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा एक दो चीजें समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसको और डीप में को स्टडी करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इन्वर्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इन्वर्ट होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ट होता है। और जब कभी भी कोई लाइट रे इस पे स्ट्राइक करती है तो हमेशा क्या होता है, अंदर की तरफ कन्वर्ज करती है। तो ये कैसे मिरर होते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, यानी कि वो आउटवर्ड्स है। और दूसरा क्या होता है कि जब कोई भी लाइट रे इस पे स्ट्राइक करती है तो हमेशा पड़ने के बाद वो डाइवर्ज कर जाती है। तो ये डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग, बिकॉज ये लाइट रेस को क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं। डाइवर्ज करने का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो उसको डाइवर्ज कर देंगे, यानी उससे दूर भेज देंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब कभी भी कोई लाइट रेस पे स्ट्राइक करेगी तो हमेशा किसी ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज करेगी, वो आपस में मीट करेंगी। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी और डाइवर्ज कर जाएंगे। तो इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग नेचर या डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये हुआ एक बेसिक तरीका कि मतलब स्फेरिकल मिरर होते क्या है, यहाँ मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। और ये दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और इनकी प्रॉपर्टीज। अब चलिए, अगर हमने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर समझ लिया है तो अब ये देखते हैं कि जो मिरर होंगे उसमें कुछ हम बेसिक टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे कि पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारी चीजें चलिए स्टार्ट करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। तो इस पार्ट में हम नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मिरर, बेसिक टर्मिनोलॉजीज related to mirrors। तो सबसे पहला जो टर्म है वो हम देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अक्सर बच्चे इन चीजों को रट लेते हैं बट वो कभी भी इन चीजों को समझ नहीं पाते कि मिरर में सेंटर कहाँ से आ गया, या वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दूर क्यों है, अगर वो दूर है तो हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को चलिए मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, ये दोनों मिरर जो है किसी ना किसी स्फेयर के पार्ट रहे होंगे। भाई आप समझ सकते हो कि सेंटर हो गया या रेडियस हो गया, ये सब किसके पार्ट होते हैं, किसी ना किसी सर्किल के या किसी ना किसी स्फेयर के। तो उन्हीं चीजों को आप यहाँ पे रिलेट करके अच्छे से समझना इन चीजों को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि ये जो मिरर है, फॉर एग्जांपल कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये वाले जो मिरर्स हैं ये जिस स्फेयर के पार्ट थे
ये मिरर्स जिस स्फेयर के पार्ट थे उस मिरर का जो सेंटर रहा होगा उसी को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि द सेंटर ऑफ, ऐसे आप लिख सकते हो, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ हुज द मिरर्स वर अ पार्ट ऑफ, यानी कि ये जो मिरर्स हैं ये जिस पर्टिकुलर स्फेयर के पार्ट रहे होंगे जहां से हमने इनको कट किया है उसी को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको। ये जो दोनों मिरर हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये जिस स्फेयर का पार्ट था उस स्फेयर का जो सेंटर रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा, तो अभी हम यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी डेफिनेशन में समझ सकते हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से, कि ये दोनों मिरर जिस स्फेयर के पार्ट थे उसका जो रेडियस था, उसका जो रेडियस रहा होगा उसी चीज को क्या कहा जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर हम सेकंड पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करें, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर, द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर ऑफ whose the mirrors were a part of। यानी कि ये जो मिरर्स, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको कट करके अलग कर दिया है इसलिए यहाँ पे हमने वर का यूज किया, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को बिकॉज कट करके अलग कर चुके हैं, यानी इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द दैट स्फेयर, यानी उस स्फेयर का जिसका ये दोनों हिस्सा रहे होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या उसके रेडियस को क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, बट एक्चुअल में होते क्या है, वो उस पर्टिकुलर स्फेयर का सेंटर या उस पर्टिकुलर स्फेयर का रेडियस रहा होगा जहां से हमने इसको कट करके अलग किया है। तो आई होप कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में होते क्या है। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट कर देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्फेयर से रिलेटेड है, बट बोलते हैं हम हैं मिरर्स के टर्म्स में, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब चलिए आगे देखते हैं और सारे पॉइंट्स को और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब थर्ड देखते हैं, पोल। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद समझेंगे कि व्हाट इज अपर्चर, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें। तो अगला जो बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक टर्म जो है वो है क्या है, पोल। तो पोल को आप क्या कह सकते हो, द मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का जो सबसे मिडिल पॉइंट होगा उसी को क्या कहा जाता है, पोल। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पोल, पी से डिनोट किया जाता है। या तो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोल। तो आई होप ये वर्ड आपको या ये टर्म क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज पोल। द पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब चलिए देखते हैं इसी पोल से रिलेटेड ये अगला टर्म होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स या दैट रन्स कह सकते हैं आप, दैट रन्स बिटवीन और पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से कनेक्ट करे और दोनों से आगे भी वो जा सकती है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एक्सिस जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास होते हैं। यहाँ पे आपने देखा अभी कौन सा पॉइंट होता है, पोल, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया। और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उस पर्टिकुलर स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसी को क्या कहेंगे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती है कि मिरर को बीच से कोई एक लाइन डिवाइड कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है,
बट ये इमेजिनरी लाइन होती है, तो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करती है या इनसे पास होकर गुजरती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट टर्म आता है अपर्चर। तो अपर्चर के लिए आप सिंपल सा आप ये ध्यान रखो कि द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि जो भी हिस्सा हमने कट किया, तो जितना हिस्सा रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है उसी भी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, अपर्चर। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या कह देंगे, अपर्चर, बिकॉज यही हमारा जो एरिया है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही आप क्या कह सकते हो, अपर्चर। तो आई होप ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट कर सकते हो, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, बाकी टर्म्स को भी डिस्कस करते हैं। अब मिरर वगैरह के टर्म्स में या लेंस वगैरह के टर्म्स में, या आप कह सकते हो स्लाइड चैप्टर के ही टर्म्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है फोकस या फोकल लेंथ। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है कि व्हेन, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis after reflection passes from a point on a principal axis called focus। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। तो आप यहाँ पे इस डेफिनेशन को नोट करिए, मैं तब तक अपने मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ। तो फोकस का मतलब क्या हुआ कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है, कहाँ पे होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट होता है कि जब कभी भी कोई पैरेलल रे इस चीज के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, जब कोई भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस। जैसे कि बात करें कॉनकेव मिरर के केस में, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी लाइट रे जो कि इसके क्या है, पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये देखा गया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही वो गुजर रही थी। जब भी अगर ये पैरेलल होगी तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही होके गुजर रही थी। इसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया, फोकस, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है मिरर पे या प्रिंसिपल एक्सिस पे कि जब कोई भी रे पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उसी को क्या कहा जाता है, फोकस। और अगर इसको कॉन्वेक्स मिरर के टर्म्स में देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। तो कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डाइवर्ज कर जाएगी, बट ऐसा लगेगा कि बिहाइंड द मिरर जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो ये केस तभी एप्लीकेबल होगा, या ये जो फोकस तभी एप्लीकेबल होगा, फोकस तो खैर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, बट जब कोई भी लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तभी वो जाके फोकस से ही पास होगी। उसी पॉइंट को क्या कहा गया, फोकस। अब सेम जैसे फोकस आपने समझा, वैसे ही जो अगला टर्म है फोकल लेंथ, उसको आप यहीं से रिलेट कर सकते हो। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल से लेकर के फोकस के बीच की दूरी, यानी कि पोल कौन सा पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया मिरर का, तो पोल क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गई, पोल से लेकर के फोकस के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी, इसी को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, यानी इस दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पी से लेकर के एफ की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ, और इसी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ एनी मिरर आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो अभी हमने समझा कि फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें समझी। एक चीज हमको और ध्यान में रखनी है कि ऐसा देखा जाता है कि फोकस जो होगा एक तरीके से मिड पॉइंट होता है, फोकस इज द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ये जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सी से लेकर के पी के बीच की दूरी है, और हमने देखा कि सी एफ जो है वो एफ पी, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है, बिकॉज ये दूरी और ये दूरी ये दोनों ही सेम है। तो अगर ये एफ है तो ये एफ हो गया। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो,
आप ऐसे कह सकते हो कि सी से लेकर के पी की दूरी जो है, सी से लेकर के पी की दूरी है आर, और ये किसमें डिवाइडेड है, 2f में, तो f प्लस f, ये कितना हो गया, r इक्वल 2f। ये एक इंपॉर्टेंट काफी रिलेशन होता है जो कि आप न्यूमेरिकल्स में भी देखोगे, या स्पेन बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि वहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के रखेगा, तो पहले आपको उससे फोकल लेंथ फाइंड करके रखनी है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सब क्या होते हैं, क्या उनके नेचर होते हैं, कन्वर्जिंग कौन सा होता है, डाइवर्जिंग कौन से होते हैं, और कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं। तो हम इस चैप्टर के या इस जो अपने अगले वीडियोस होंगे हम उसमें हम वो देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज जो है हम इस लाइट रे ऑफ लाइट की देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर पे कौन कौन सी लाइट रे पड़ेगी, अगर पैरेलल होगी तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा, फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम सभी रे डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले पार्ट के लिए जरूर देखते रहिएगा इस चैनल को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।